ये कहानी उस गुलाम अली की है जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक हवलदार था। उसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद कृत्रिम अंगों के संबंध में तकनीकी प्रशिक्षण के लिए ब्रिटेन भेजा गया था, और जब वह वापस लौटा तो उसे रावलपिंडी के नज़दीक चकलाला में एक सैनिक वर्कशॉप में नियुक्त किया गया। यह वो समय था जब हर वस्तु और हर इंसान का दो भौगोलिक इकाइयों के बीच विभाजन हो रहा था। सेना में कार्यरत लोगों से भी पूछा गया कि वो भारत जाना चाहते हैं या पाकिस्तान। गुलाम अली ने भारतीय सेना को अपनी पसंद बताया क्योंकि उसका पुश्तैनी घर लखनऊ में था। लेकिन उन्हीं दिनों जब विभाजक मारकाट शुरू हुई, गुलाम अली चकलाला में था। उसे मजबूरन फिलहाल पाकिस्तानी सेना की कमान में रहना पड़ा। 1950 में उसे इस आधार पर पाक सेना से मुक्ति दे दी गई क्योंकि उसने भारतीय सेना में रहने की इच्छा की थी। उसे खोखरा पार भारत पाक सीमा पर ले जाया गया और जबरन भारतीय क्षेत्र में धकेल दिया गया। भारतीय सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। 1951 में उसे वापस पाकिस्तान में धकेल दिया गया क्योंकि वह पाकिस्तानी था। गुलाम अली ने पाकिस्तान की एक अदालत में पाक नागरिकता के लिए आवेदन किया, मगर अदालत ने 1956 में दिए गए निर्णय में उसे भारतीय नागरिक घोषित किया। अब ऐसी स्थिति में वह एक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत लौटा ताकि लखनऊ में अपने पुश्तैनी घर में तो बस सके। यहाँ आकर उसने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया, लेकिन साल भर की अदालती मशक्कत के बाद भारतीय पुलिस ने उसे 1957 में बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में धकेल दिया। पाकिस्तानी रेंजरों ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया और लाहौर के हिंदू शिविर में भेज दिया। गुलाम अली की स्थिति सादत हसन मंटो की चर्चित कहानी टोबा टेक सिंह के मुख्य किरदार के रूप में बदल गई, और ऐसी ही अनेक कहानियां उस समय के यथार्थ पर आधारित थी। गुलाम अली की नियति हजारों अन्य लोगों की नियति बन गई जिन्हें दोनों देशों से नकारा और दोनों ने दरबदर किया। भीष्म साहनी की कहानी, गर्म हवा और अमृता प्रीतम की पिंजर ऐसी ही अनेक दास्तानों भरी गाथाओं का बयान करती हैं जिनसे इस उपमहाद्वीप के लाखों लोग प्रभावित हुए। तय तो यह हुआ था कि जो जहां पर है वहीं सुरक्षित रहेगा, लेकिन व्यापक स्तर पर ऐसा नहीं हो पाया। सुरक्षा के लिए दोनों तरफ से लाखों लोगों को अपनी जड़ों से उखड़ना पड़ा और नई जमीन पर अपनी जड़ें रोपनी पड़ी। इस सारे अव्यवस्थित विभाजन में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तक्षशिला और न जाने कितनी ही सभ्यताएं बिखराव व उपेक्षा का शिकार बनी। यही स्थिति व्यापक स्तर पर मीडिया को भी भुगतनी पड़ी। लाहौर से अधिकांश प्रमुख समाचार पत्र, जिनमें द ट्रिब्यून, प्रताप, मिलाप, जय हिंद, सवेरा आदि शामिल थे, चंद घंटों के भीतर अपने संपादन कर्मियों और पाठक वर्ग से कटकर नए बसेरों की तलाश में निकले। द ट्रिब्यून लाहौर से 24 घंटे के भीतर अपनी मशीनरी व कुछ एक संपादन एवं मुद्रण कर्मियों के साथ शिमला जा बसा, और प्रताप, मिलाप, जय हिंद, सवेरा आदि अनेक समाचार पत्रों ने जालंधर को अपना ठिकाना बनाया। कुछ समाचार पत्र दिल्ली से प्रकाशित होने लगे। द ट्रिब्यून को शिमला रास नहीं आया और शीघ्र ही बेहतर वितरण व्यवस्था के लिए उसे अंबाला छावनी में स्थानांतरित होना पड़ा। इन दिनों यह समाचार पत्र अपने अन्य प्रकाशनों के साथ चंडीगढ़ से प्रकाशित होता है। मिलाप को अपने कार्यालय 3 नगरों में विभाजित करने पड़े। जालंधर, दिल्ली और हैदराबाद नए केंद्र बने, जबकि प्रताप को दिल्ली और जालंधर में अपने अलग अलग ठिकाने बनाने पड़े। इन सब बदलावों के बावजूद शैलीगत तेवर नहीं बदले। वही संबोधन की शैली संपादकीय लेखों में जारी रही, जिसकी बुनियाद लाहौर में पड़ी थी। लगभग 25 वर्ष तक रिफ्यूजी शब्द का प्रयोग लाहौर व जालंधर के मीडिया में जारी रहा। यही स्थिति साहित्य, फिल्मों और संगीत के क्षेत्र में पैदा हुई। जोश मलियाबादी, हफीज जालंधरी और कुर्तुल एन हैदर जैसे अनेक लेखक व शायर पाकिस्तान चले गए, मगर वहाँ का ढर्रा रास नहीं आया। हैदर और जोश फिर से वापस लौट आए।
ऐसी ही मनोस्थिति से साहिर को भी गुजरना पड़ा। जो भी जहां रहा अपने अतीत और अपनी जड़ों से कट नहीं पाया। इनमें से सबसे विचित्र स्थिति मंटो की थी, जिसके कमोबेश हर लेखन में विभाजन की विभीषिका अपनी मूल पीड़ा के साथ तीखी और यथार्थ परख शैली में व्यक्त हुई। वारिस शाह की मज़ार भले ही पाकिस्तान में रही, लेकिन उसका महाकाव्य हीर दोनों पंजाबों में आज भी छाया हुआ है। ना किस्से बट सके, ना राग, ना रागनियां, ना बयान करने के तेवर और ना लोकगीत। सिर्फ भौगोलिक रेखाएं पूरे परिवेश में अपनी विभाजक मुद्रा में दर्ज हुई और ये सिलसिला आज तक जारी है। 1948 के कश्मीर युद्ध को पहला भारत पाक युद्ध माने और कारगिल को भी भारत पाक युद्धों की फहरिस्त में दर्ज करें तो आपसी युद्धों की संख्या 4 तक पहुंच चुकी है। अघोषित युद्धों की बात करें तो मार धाड़ का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। दोनों देशों में ऐसे वर्ग मौजूद हैं जो आज भी नफरत, चुनौती व नेस्ता नाबूद करने सरीखी भाषा बोलते हैं। मगर इसके बावजूद दोनों देशों में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो पारस्परिक विश्वास की बहाली चाहता है। दोनों देशों के मध्य व्यापारिक, सांस्कृतिक व तकनीकी संबंधों की बहाली की दिशा में ठोस पहलकदमियां भी हुई हैं। धीरे धीरे यह बात मुखर होने लगी है कि जब तक ज़मीनी हकीकतों के मद्देनज़र दोनों देश एक दूसरे की सार्वभौम सत्ता को सलामी नहीं देते, तब तक इस उपमहाद्वीप की आर्थिक स्थिति, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याएं हल नहीं हो सकती। भारत में लोकतंत्र अपनी जड़ें मजबूती से जमा चुका है। भारत आर्थिक दृष्टि से सशक्त है और विदेशी मदद का भी मोहताज नहीं है। पाकिस्तान अभी भी लोकतंत्र, सैनिक तंत्र और धार्मिक कट्टरवादी तंत्र से मुक्त नहीं हो पाया। राजनेताओं को कुछ एक मामलों में भारत विरोधी तेवर कभी कभी अपनाने की मजबूरी होती है। कश्मीर मुख्य मुद्दा नहीं है, मगर अन्य किसी ठोस मुद्दे के अभाव में कश्मीर के प्रश्न का अलाव जलाए रखा जाता है। आर्थिक, औद्योगिक व सामरिक दृष्टि से भी पाकिस्तान अभी आत्मनिर्भर नहीं है। उसकी कतिपय ढांचागत कमजोरियों का लाभ अमेरिका भी उठाता है, चीन भी और आतंकवादी संगठन भी। जाहिर है इन परिस्थितियों में भारत को ज़्यादा जागरूक भी रहना होगा और पाक की अपेक्षा ज़्यादा पहलकदमियां भी करनी होंगी। जब तक पड़ोस में लोकतांत्रिक शक्तियां मजबूत नहीं होती, तब तक अविश्वास व अघोषित साजिशों का सिलसिला चलता रहेगा। सशस्त्र टकराव से समस्याएं हल नहीं होंगी। यह तथ्य 65 व 71 में बेबाकी के साथ उजागर हो चुका है। साझी विरासत है तो समस्याएं व चुनौतियां भी एक हद तक साझी हैं। कट्टरपंथी शक्तियां दोनों देशों में हैं, मगर एक मौलिक अंतर यह भी है कि भारत में कट्टरपंथी शक्तियां अपनी सीमाओं को बखूबी समझती हैं और वे इस स्थिति में भी नहीं हैं कि मुख्य धारा पर हावी हो सकें। भारत में धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की अपनी सामर्थ्य है और वे भले ही वोट बैंक की खातिर अल्पसंख्यक समुदाय को साथ लेकर चलने का प्रयास भी करती हैं। बाबरी मस्जिद व गुजरात दंगों के बाद देश में ऐसी कोई मुख्य घटना नहीं घटी जो धार्मिक सहिष्णुता की चुगली करती हो। नरेंद्र मोदी अभी भी गुजरात दंगों के दागों से मुक्ति के लिए प्रयासशील हैं, जबकि बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने भाजपा व अन्य समवैचारिक संगठनों को यह एहसास तो दे दिया है कि ऐसे मुद्दों के माध्यम से न तो आम आदमी को साथ लेकर चला जा सकता है और न ही सत्ता के गलियारे में बरास्ता बाबरी ध्वंस पहुंच पाना मुमकिन होता है। हमेशा की तरह यह आर्टिकल भी डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब की कलम से। शुक्रिया।